राजस्थान के अंदर गठित होने वाले विभिन्न प्रजामंडल आंदोलन के बारे में हम देख रहे थे। तो उनसे संबंधित सभी पार्ट के बारे में हमने देख लिया था। उनसे संबंधित पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख लें। आज ये इसका अंतिम पार्ट है, जिसके अंदर हम जो अन्य राज्यों के अंदर जो प्रजामंडल आंदोलन चले उनके बारे में और फिर अंत में इसका जो निष्कर्ष है या उपसंहार कह सकते हैं उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो बाकी को देखने के लिए वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को आप देख लें। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार। तो देखते हैं आगे। अन्य राज्यों में भी प्रजामंडल आंदोलन या प्रजा परिषद के नाम से स्वाधीनता आंदोलन चल रहा है। वहाँ भी क्या हुआ, प्रजामंडल जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई या प्रजा परिषद जैसी संस्थाओं की स्थापना होती। उसी आंदोलन की कड़ी में हम देखते हैं कि 1938 के अंदर करौली के अंदर भी प्रजामंडल की क्या होती है, स्थापना होती है। तो इनसे जो आस पड़ोस के राज्यों के बारे में हमने देख लिया था। तो करौली के अंदर भी क्या हुआ था, प्रजामंडल के आंदोलन बातें क्या थी, वही थी उत्तरदायी यानी सरकार के रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना, नागरिक अधिकारों की क्या करना मांग। इसकी स्थापना करने वाले थे त्रिलोक चंद माथुर और चिरंजी लाल शर्मा। इन्होंने क्या किया था, इसका संघर्ष जारी रखा था। एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो जितने भी प्रजामंडल आंदोलन है उसको और उनके संस्थापकों को ट्रिंक के माध्यम से मैं सिखाने का प्रयास करूँगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखें ताकि ट्रिंक के माध्यम से आपको सारे प्रजामंडल क्या हो जाए, याद हो जाएँ और आप फिर कभी ऐसे ट्रिंक है जिसके माध्यम से फिर कभी भी आप उसको भूलोगे नहीं। तो उस वीडियो के लिए आप इंतजार करें, जल्द ही वो वीडियो आपके सामने आएगा। तो इसमें हम देखते हैं बांसवाड़ा के अंदर 1943 में भूपेंद्र नाथ जो द्विवेदी है उन्होंने क्या की थी, प्रजामंडल की स्थापना की थी। लेकिन जो हम कक्षा 10 की किताब में देखते तो वहाँ यहाँ पर 1945 मिलता है। तो इस तथ्य का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी स्थापना करने वाले वही है भूपेंद्र जो नाथ त्रिवेदी, उन्होंने ही की थी, लेकिन यहाँ सन में फ़र्क है। और भी कई सारी बुक्स में मैंने 1943 देखा और कई सारी बुक्स में जैसे 1945 मिलता है। तो इस दोनों ही तथ्य को थोड़ा ध्यान रखें। तो किसने स्थापना की थी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। और सब जगह मांगे वो एक ही जैसी थी। इधर देखते हैं डूंगरपुर राज्य में। तो डूंगरपुर राज्य में भोगीलाल पांड्या ने 1944 में क्या किया था, सेवा संघ की स्थापना की थी। तो इस क्षेत्र में यहाँ भोगीलाल पांड्या बड़े ही महत्वपूर्ण रूप से क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। जो माणिक्यलाल वर्मा है वो भी पहले इसी क्षेत्र से जुड़े हुए थे और बाद में जब वो मेवाड़ चले जाते और वहाँ मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ जाते तो यहाँ का जो डूंगरपुर का सारा कामकाज भोगीलाल पांड्या को सौंप दिया जाता। तो 1944 में सेवा संघ करते हैं। और डूंगरपुर जो प्रजामंडल की स्थापना हरिदेव जोशी ने कब की थी, 1944 में की थी। तो यहाँ हम जब देखते हैं कि डूंगरपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कई बुक्स में भोगीलाल पांड्या भी मिलता है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी। तो आप तो दोनों ही इस बातों को थोड़ा क्या करना, ध्यान रखा, भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी, क्योंकि कक्षा 10 में भोगीलाल पांड्या बताया गया है जबकि आपकी कक्षा 12 में इसका नाम हरिदेव जोशी बताया गया, जिन्होंने कब की थी, 1944 के अंदर। तो ये डेट तो सेम है, डेट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जबकि अब देखते हैं प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ के अंदर जो प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, जो एक व्यक्तित्व है उनका नाम थोड़ा ध्यान रखना, जिसका नाम है ठक्कर बापा। तो इन ठक्कर बापा की जो प्रेरणा, इनकी प्रेरणा से क्या हुई थी, इस प्रजामंडल की स्थापना की थी। करने वाले कौन थे, अमृतलाल, चुन्नीलाल प्रजामंडल आदि ने क्या की थी, इस प्रजामंडल की स्थापना कब की थी, 1936 के अंदर। यहाँ थोड़ा सा आपको क्या करना, ध्यान रखना, क्योंकि प्रजामंडल की स्थापना जो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी 1936 में। ये आपकी बुक कह रही कि 1936 में की, जबकि कक्षा जो 10 है, कक्षा 10 की पुस्तक इसके बारे में अलग ही बात करती है। और कक्षा 10 की पुस्तक कह रही है कि इसकी स्थापना होती है 1945 के अंदर होती है। और करने वाले यही थे अमृतलाल। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, अमृतलाल थे। और चुन्नीलाल प्रजापति भी संस्थापक सदस्यों के अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और यहाँ जो हमने देखा ठक्कर बापा, तो इस ठक्कर बापा को क्या कहा जाता, पिछड़ी जातियों का क्या कहा जाता, मसीहा के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब देखते हैं सिरोही। तो सिरोही में भी प्रजामंडल की स्थापना क्या होती है, 2 बार होती है।
1939 में पहले जब होती है तब स्थापना इसकी कब होती है, मैं इसके लिए आपको अलग से ट्रिंक लेकर आया था, लेकिन 1934 के अंदर होती है, तब इसकी स्थापना वर्दी शंकर त्रिवेदी करते हैं। लेकिन बाद में व्यवस्थित रूप से इस प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कौन करते हैं, गोकुल भाई भट्ट कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट करके बताएं। तो इन्होंने इसकी क्या की थी, बागडोर संभाली थी, किंतु ये अधिक क्या था, सक्रिय नहीं हो पाया था। तो इस तरीके से इस क्षेत्र में, क्योंकि जो सिरोही के जो राजा थे उनकी भी नीतियाँ क्या थी, अनुदारवादी नीतियाँ थी, उन्होंने प्रजामंडल को पनपने नहीं दिया था। अब देखते हैं झालावाड़ में 1947 में पहली सार्वजनिक सभा हुई थी। तो इसने लोगों के अंदर क्या था, सार्वजनिक चेतना आदि लाने का काम किया था। और यहाँ के जो महाराजा थे हरिश्चंद्र जी, जो बड़ी प्रगतिशील विचारों के थे, तो बाद में जाकर इन्होंने प्रजामंडल की भी क्षेत्र में प्रजामंडल को मान्यता दे दी। बाद में मंत्रिमंडल भी यहाँ पर क्या किया था, गठित कर दिया। झालावाड़ ऐसा राज्य था जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सबसे अंत में यहाँ प्रजामंडल का क्या हुआ था, गठन हुआ था 1946 के अंदर। जो मांगलाल भव्य जी उन्होंने यहाँ पर प्रजामंडल की क्या की थी, स्थापना की थी। फिर देखते हैं किशनगढ़ प्रजामंडल। तो किशनगढ़ जो प्रजामंडल उसकी स्थापना कब होती है, 1939 के अंदर होती है। और इसकी स्थापना करते हैं कांतिलाल, जो चौथा नहीं है वो इसकी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, इसके संस्थापक होते हैं। तो इस तरीके से ये हमने सारे देख लिए, राजस्थान के अंदर जो प्रजामंडल आंदोलन हुए थे उनके बारे में देखा। तो अब हम थोड़ा सा इसका जो है उपसार देख लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान में जन संस्था अपने शेषवावस्था में भी, शेषवावस्था मतलब छोटी सी, अब शुरुआत के अंदर भी गांधीवादी और रचनात्मक आदि कार्यों में ही क्या थी, व्यस्त रहती। गांधीवादी जो अहिंसक तरीके, रचनात्मक खादी आदि पर जोर देना, इस तरीके के कार्यों में व्यस्त रहे। और यह रियासतों के शासकों का रवैया इतना दमनकारी था, हमने देखा था, चाहे वो जैसलमेर हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो या मेवाड़ हो, सभी जगह रियासतों का रवैया क्या था, दमनकारी था। उन्होंने बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से दमन किया था, जिसमें से कुछ एक रियासतें थी, जैसे हमने झालावाड़ वगैरह देखा, इन्होंने क्या किया, शाहपुर आदि इन्होंने समर्थन किया था। बाकी रियासतों ने तो क्या किया था, इसका दमन ही किया था। तो इन्होंने क्या किया था, रचनात्मक कार्यों में ये थे, खादी का प्रचार किया, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, तो ये प्रयास है। लेकिन इनको भी जो अनेक रियासतों ने क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया था अपने राज्य में। इनका ये कार्य खादी प्रचार और स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी नहीं। हम देखते कि डूंगरपुर में ही जब ऐसा प्रयास किया जाता है तो डूंगरपुर के महारावल द्वारा गोलीबारी करवाई जाती, जिसमें बालिका कालीबाई जो क्या हो जाती, शहीद हो जाती है। इसके अलावा उसके जो गुरुजी नाना भाई खांट है, सेंगाराम है, वो भी क्या करते थे, यहाँ पर अपना बलिदान देते हैं। यहाँ पर प्रेस और किताब पर भी क्या लगा दिया, प्रतिबंध। ये तो आम बात थी, हर प्रजामंडल के अंदर हमने देखा कि जब भी ऐसी बात पर कोई प्रेस या किताब जिसमें समाचार पत्र वगैरह निकालते थे तो राज्य तुरंत ही क्या करते थे, कानून बना करके जो उस पर रोक लगा देते। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध होने के कारण जन चेतना का व्यापक प्रचार नहीं हुआ। किसी भी रियासत ने सार्वजनिक चेतना जो का प्रचार करने या सार्वजनिक जो सभाएं उनको करने की छूट नहीं दी थी, यानी सबने इस पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। और जहां तक उनका बस चला तहां तक उन्होंने क्या किया, इसको रोकने का काम किया था। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी लोक संस्थाएं, जिसके अंदर प्रजामंडल हो, या प्रसा परिषद हो, या कोई सेवा संघ के माध्यम से हो, उन सब का अस्तित्व और कार्य प्रणाली बहुत कठिन थी, लेकिन फिर भी इन्होंने काम किया, जो कि एक बड़ाई क्या था, काबिले तारीफ है। और यही कारण है कि आज हम देखते हैं राजस्थान जो भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। नहीं तो कई सारी रियासतें थी जिन्होंने पाकिस्तान में मिलने का भी प्रयास किया था। ये हम अगले जो राजस्थान का एकीकरण जो इसका अंतिम टॉपिक रहा उसके अंदर हम देखेंगे। जब तक कांग्रेस ने अपने हरिपुरा अधिवेशन 1938 में देशी रियासतों में चल रहे आंदोलन को समर्थन नहीं दिया, तब तक वहाँ का आंदोलन क्या रहा, सीमित या शिथिल ही रहा था। लेकिन जैसे ही जो हरिपुरा अधिवेशन का कांग्रेस का इसको समर्थन मिल गया, उसके बाद तो फिर क्या हुआ, इन आंदोलनों को जैसे पंख ही लग गए, यानी इनको बड़ी क्या मिली थी, गति मिली थी। और इन गति के कारण ही अब आंदोलन बड़े वेग से चलने लगे थे। तो इस तरीके से हमने देखा, इसमें ये पूरे व्यवस्थित तरीके से किस तरीके से विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के माध्यम से ये आंदोलन चले थे। हरिपुरा अधिवेशन के बाद रियासती आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन की क्या थी, मुख्य धारा से जुड़ गए थे, क्योंकि कांग्रेस ने अब अपना क्या कर लिया था, नैतिक समर्थन दे दिया था। और राष्ट्रवादी नेताओं ने भी क्या किया, आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया।
विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी नेता रियासतों के मामलों में भी अब क्या करने लगे, समर्थन करने लगे। वो विभिन्न रियासतों में आते, प्रजामंडल से जुड़े नेताओं से मिलते, उनके साथ में विचार विमर्श करते, उन्हें सलाह मशविरात करते और यहाँ तक कि उन्हें क्या करते थे, उनको निर्देशन भी किया करते थे। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आंदोलन गति पकड़ने लगा। फिर भी ये आंदोलन उत्तरदायी शासन की मांग के आधार पर ही संचालित होते रहे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो प्रजामंडल आंदोलन है वो आंदोलन किसके खिलाफ था, ब्रिटिश सरकार के प्रति था। ब्रिटिश सरकार और जागीरदारों के खिलाफ था, स्थानीय राजा के खिलाफ नहीं था, क्योंकि इन्होंने जो मांग की थी उत्तरदायी शासन की स्थापना वो स्थानीय राजाओं के संरक्षण में की थी। उनकी जो छत्रछाया के अंदर इन्होंने क्या की थी, इस तरीके की संस्थाओं की स्थापना की बात कही थी। जबकि विरुद्ध अंग्रेजों और जो रियासतें थी या जो इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनका इन्होंने विरोध किया। फिर भी ये आंदोलन उत्तरदायी शासन की मांग तक संचालित। जब स्वतंत्रता मिली तो ये आंदोलन रियासतों के भारत में विलय के लिए भी क्या हो गए, प्रयास। जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, फिर भी रियासतों के अंदर काफ़ी सारी प्रतिक्रियावादी गतिविधियां चलती रही थी। तो इनके आंदोलन से ही राजस्थान का जो एकीकरण संभव हुआ और कई सारी जो रियासतें हैं उन पर भी दबाव बढ़ा और उन्होंने अपने को क्या किया था, जो प्रजातांत्रिक धाराओं या भारत के अंदर विलय के लिए उन्होंने अपने को क्या करना पड़ा, मजबूर करना पड़ा था। तो इस तरीके से जो प्रजामंडल बहुत ही महत्वपूर्ण था। जोधपुर जैसे राज्यों को तो जो पाकिस्तान में शामिल होने वाला उसका भंडाफोड़ इसके नेताओं ने किया था। तो इस तरीके से प्रजामंडल आंदोलन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसने राजाओं पर बड़ा दबाव डाला और इस कारण जो राजस्थान के जो राजा कभी एक क्षेत्र में नहीं आ सकते, साथ में मिल बैठ नहीं सकते थे, उनको जो राजस्थान का एकीकरण का चरण है उसमें शामिल होने के लिए क्या कर दिया था, बाध्य कर लिया था। अब इसका क्या प्रयास था वो तो हम अगले ये जो राजस्थान का एकीकरण जो 1947-1956 तक का है इसके अंदर देखेंगे। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।